नमस्कार, फर्स्ट इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी संघनाद के बीच में केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया तो हर कोई यही अनुमान लगा रहा था कि बजट में चुनावी घोषणाएं हो सकती है। लेकिन जब आम बजट आया तो हर कोई हैरान था कि ना तो कृषि क्षेत्र के लिए और ना ही गरीब या मजदूर वर्ग के लिए किसी तरह की लुभावनी घोषणाएं की गई। बजट के बाद जब एक्सपर्ट ने इसका मूल्यांकन किया तो यही निष्कर्ष निकला कि इस बजट में पीएम मोदी के भविष्य के भारत का विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बजट की तारीफ करी, लेकिन विरोधियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। कांग्रेस के नेताओं ने बजट को निराशाजनक करार दिया। ये बजट आने वाले वक्त में देश को किस दिशा में लेकर जाएगा और 5 राज्यों के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए इलेक्शन एक्सप्रेस में। केंद्रीय बजट से एक बात तो साफ है कि भविष्य के भारत के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक के विकास के निवेश पर लगातार जोर दे रही है। इस बजट से कई क्षेत्रों में बड़ी घोषणाएं भी हुई है। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने की भी रूपरेखा नजर आ रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए परंपरागत घोषणाओं के बजाय तकनीकी से जोड़ने पर इस बार ज्यादा फोकस किया है। तो युवाओं को भी भविष्य के सपने दिखाए हैं और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर हर किसी की नजर बजट पर थी। हर कोई समझ रहा था कि यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव के मद्देनजर इस बजट में लोक लुभावने वादे होंगे। लेकिन जैसे जैसे वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ती गईं, ये साफ होता गया कि बजट में चुनावी कुछ नहीं है। I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि किसानों, गरीबों, महिलाओं को फोकस करते हुए केंद्र सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। लेकिन बजट ने ये दिखा दिया कि मोदी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, विकास और डिजिटाइजेशन के द्वारा भविष्य के निर्माण को ध्यान में रखकर लाया गया है। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। असल में बजट में बड़ी घोषणाओं पर नजर डालें तो सरकार ने कई क्षेत्रों में बड़े ऐलान किए हैं। ये वे घोषणाएं हैं जो जमीन पर उतरेंगी तो वाकई देश की दिशा बदलेगी। युवा भारत आधुनिक और तकनीकी रूप से दक्ष एक ऐसी शक्ति बनेगा जो दुनिया के विकसित देशों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। बड़े फैसलों पर नजर डालें तो 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 3 करोड़ से ज्यादा घरों के लिए पेयजल के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी। डाकघरों में एटीएम होंगे। पीएम ई विद्या का एक क्लास 1 टीवी चैनल शुरू होगा। 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलेंगी। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते खोजे जाएंगे। रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए प्रोडक्ट डेवलप करेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का ऐलान हुआ। नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ और अन्य डेवलपमेंट पर फोकस है। नॉर्थ ईस्ट के 112 जिलों में 95% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए प्रोग्राम शुरू होगा। किसान ड्रोन, नेचुरल फार्मिंग, लैंड डिजिटाइजेशन को प्रमोशन दिया जाएगा। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग होगी। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती पर फोकस है। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया है। 2 साल पुराने रिटर्न टैक्स को अपडेट करने की सुविधा दी गई है।
2 लाख आंगनवाड़ी अपग्रेड होकर सक्षम आंगनवाड़ी बनेंगी। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल डिजिटल करेंसी लाएगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा। डिजिटली एसेट ट्रांसफर करने पर 1% का TDS भी लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया कि कैसे ये बजट देश के हर वर्ग को तकनीक के माध्यम से आधुनिकता से जोड़ेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। केंद्र सरकार के इस बजट में आम आदमी को कोई खास सीधी राहत तो नजर नहीं आती। मध्यम वर्ग के लोग जो टैक्स पेयर हैं, उन्हें उम्मीद थी कि इस बार शायद इनकम टैक्स में किसी तरह की कटौती होगी, लेकिन सरकार ने टैक्स में किसी भी तरह की कटौती नहीं की, बल्कि 2 साल के लिए पुराने ITR को अपडेट करने की सुविधा जरूर दी। सरकार ने इकोनॉमी को मजबूत करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की। असल में कोरोना से पहले मोदी सरकार का लक्ष्य 2024 तक देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का था। देश जब कोरोना से उबरकर बाहर आ रहा है, तो फिर से एक बार मोदी सरकार उसी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती है। जाहिर है इस लक्ष्य के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जरूरत है और मोदी सरकार इसके लिए माहौल बना रही है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये $5 ट्रिलियन के लक्ष्य वाला बजट है, क्योंकि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके निवेश के रास्ते खोलने की कोशिश नजर आती है। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देकर निवेश का आधुनिक माहौल तैयार किया जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से निवेशकों को लुभाया जा रहा है। 5G तकनीक से आने वाले वक्त में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। देश को ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत आधार स्तंभ बनाने की कोशिश है। कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत को मजबूत करने की कोशिश नजर आती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती से कोरोना जैसी महामारी से देश आसानी से टकरा जाए, इसकी तैयारी दिखाई देती है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को गति देने की भी कोशिश है और MSME सेक्टर की मजबूती से घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। जाहिर है चुनावी राज्यों में चुनौतियों के बावजूद सरकार ने बजट से दिखाया है कि वो भविष्य के भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। देश को सुपर पावर बनाने के लिए जरूरी है कि कड़े और मजबूत फैसले लिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आम बजट पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है। किसी ने इसकी दिल खोल कर तारीफ करी है, तो किसी ने इस आम बजट को निराशाजनक करार दिया। असल में तारीफ करने वाले सत्ता पक्ष के लोग थे, तो आलोचना करने वाले विपक्षी लोग। जाहिर है कि ये प्रतिक्रियाएं अपेक्षित भी थी। किसकी ओर से क्या कुछ कहा गया इस आम बजट को लेकर, हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। बजट पेश होने के बाद प्रतिक्रियाएं आई। बीजेपी शासित राज्यों ने बजट का दिल खोलकर स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को समावेशी और सर्वस्पर्शी बताया। आज संसद में प्रस्तुत हुआ है आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बजट की दिल खोलकर तारीफ की। ये नए भारत के निर्माण का बजट है।
समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने खुलकर बजट की आलोचना की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट को बेहद निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में मनरेगा और रक्षा क्षेत्र का जिक्र तक नहीं था। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन टैक्स में किसी तरह की राहत नहीं दी गई। Extremely disappointing, a damp squib. There seems to be absolutely nothing in this budget. It's an astonishingly disappointing budget. In fact, when you look at or listen to the speech, of which we don't yet have a written text, no mention of MNREGA, no mention of defense, no mention of any of the urgent priorities facing the public. We are facing terrible inflation and there is no tax relief for the middle class. This is this is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. Now it's India at 100. अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ अमीरों के लिए है। उन्होंने वित्तीय घाटे को लेकर भी सरकार को घेरा। ये जो इस साल का बजट है 2022 का, ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो चीज पहले उन्होंने कही थी फिर इसको दोबारा रिपीट किया है। खास करके मैं आपको बताऊंगा कि गरीबों के जो कार्यक्रम पहले थे हाउसिंग का, उन्होंने ये कहा था कि 4 करोड़ मकान हम 2022 तक बनाएंगे। तो कल के तो रिपोर्ट में और आज के रिपोर्ट में भी यही है कि सिर्फ 2 करोड़ मकान वो बना चुके हैं। फिर अब वायदा किए हैं कि 80 लाख मकान बनाएंगे। तो ये जो वायदे उनके हैं, ये वायदे सब एक के बाद एक झूठ होते जा रहे हैं। कांग्रेस के एक और नेता आनंद शर्मा ने कहा कि गरीब और टैक्स पेयर के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार से राहत की अपेक्षा थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये तो फाइनेंस बिल नहीं पढ़ा, उसको पढ़ के देखेंगे, पर जो उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी आम नागरिक को, गरीब लोगों को, और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है। ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी। देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बहुत कष्ट से गुजरे हैं। लॉकडाउन्स रहे, महामारी की वजह से, वहां पर भी कुछ राहत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इससे उदासीनता बढ़ेगी। हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है देश की। अब 31 मार्च 2022 में हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम 31 मार्च 2020 को थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी वर्ग को राहत नहीं दी। 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए। पढ़ने वाले बच्चों का, खासतौर से गरीब और ग्रामीण अंचल में, उनका भविष्य अंधकार में चला गया। जिस प्रकार से मैल न्यूट्रिशन में देश 116 मुल्कों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया। बेरोजगारी शहरों में 8% पार कर गई और गांव में 6%। और जो मुद्रास्फीति है, महंगाई जो है, वो 12% को पार कर गई।
और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी 6% को पार कर गई। इसलिए इस बजट का सार अगर देखें तो इस बजट का सार है कुछ नहीं, नथिंग। बजट जब भी आता है तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होता है। जाहिर है कि देश के बजट का हर पार्टी और व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आकलन करते हैं। ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए बजट इस बात पर निर्भर करेगा कि इन राज्यों की जनता बजट को किस रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बजट आम आदमी के लिए हमेशा ही दिलचस्पी का विषय रहा है। हर किसी की नजर वित्त मंत्री के पिटारे पर होती है। मन में तमाम उम्मीदें होती है कि किस वर्ग के लिए इस पिटारे में क्या कुछ खास रहेगा। किसानों के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या, व्यापारियों के लिए क्या, और इन सब के बीच में नजर इस बात पर भी रहती है कि क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो देश को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट लोकसभा में पेश किया गया तो हर किसी के दिमाग में ये तथ्य जरूर था कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा। बजट में बहुत सी चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं कुछ चीजों को महंगा भी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाली टैक्स में छूट मिलेगी। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों से राहत। कपड़ा, चमड़े का सामान होगा सस्ता। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। खेती का सामान, पैकेजिंग के डब्बे सस्ते हुए। पॉलिश डायमंड, विदेशी छाता सस्ते हुए। मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में घोषणाओं के जरिए बताया कि कौन सी चीजें सस्ती होंगी और क्या महंगा होगा। उन्होंने तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क बढ़ाए जाने की बात भी कही। आइए जानते हैं इन घोषणाओं के चलते क्या क्या महंगा हो जाएगा। कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म। 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया। भारत में बनाई जा सकने वाली और इंपोर्ट होने वाली दवाएं महंगी होंगी। सोडियम साइनाइड पर ड्यूटी बढ़ी। केंद्र सरकार ने हवाई ईंधन की कीमतों में इजाफा किया। आने वाले दिनों में हवाई यात्रा और महंगी हो सकती है। सरकार ने बजट में अंडर वैल्यू आर्टिफिशियल गहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव के चलते लोगों को उम्मीद थी कि आम आदमी को बजट से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार बड़े ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा सोचने वालों के हाथ मायूसी ही लगी है। खाद्य सामग्री की दिनों दिन बढ़ती कीमतों के बीच बजट का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञों की राय भी इससे अलग नहीं है कि इस बजट से आम लोगों को महंगाई से तुरंत राहत की कोई उम्मीद नहीं है। कॉरपोरेट और उद्योग क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोरोना के वक्त में इस सेक्टर को तगड़ा झटका लगा। ऐसे में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस सेक्टर को राहत देना बेहद जरूरी था। पिछले आम बजट की तरह इस बजट में भी कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में राहत दी गई है। उद्योग और कॉरपोरेट के लिए बजट में क्या मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले आए बजट में भले ही आम आदमी को सीधे तौर पर कोई राहत नहीं नजर आ रही, लेकिन कॉरपोरेट जगत के लिए राहत जरूर है। बजट 2022 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें वित्त मंत्री ने बजट को अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट बताया। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया। कॉर्पोरेट सरचार्ज भी घटाया गया है। इसके अलावा सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies,
I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेट ITR संभव होगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज के कर्ज भी दिया जाएगा। सार्वजनिक निवेश को बनाए रखने की जरूरत बताई। फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को भी प्रेरित करने की योजना। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। खरीद बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीद पर खर्च किया जाएगा। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से यह 58% ज्यादा है। AI तकनीकी, ड्रोन तकनीकी और सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा दिया गया है। 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। इसी वित्त वर्ष से 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। सभी गांवों लोगों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुंच होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रमोट करने की तैयारी है। बड़े पैमानों पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, जिसमें बैटरी अदला बदली की नीति भी लाई जाएगी। I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. लगातार GDP को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कोशिशें कर रही है। कॉर्पोरेट जगत के लिए पिछले बजट में भी मोदी सरकार ने मेहरबानी दिखाई थी। इस बजट में भी इस सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।